हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। तो आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एलडीसी वैकेंसी के लिए। एलडीसी वैकेंसी में कौन कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा ये बता देता हूँ पहले। देखो, पेपर फर्स्ट में आपके तीन सब्जेक्ट हैं। एक है साइंस वाला पोर्शन, एक है गणित, है ना, और एक है जीके वाला पोर्शन, है ना। तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, साइंस और गणित को ना, जिनके कि 50-50 सवाल आपकी एग्जाम में आएंगे ना। फिर आपका पेपर टू में दो सब्जेक्ट हैं आपके। एक है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी, है ना। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना। तो कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हैं आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों में मिला के। उनमें से 3 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा ना। इसके कितने आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे आप। तो दो तो पेपर फर्स्ट के हैं सब्जेक्ट और एक है पेपर सेकंड का सब्जेक्ट। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे ना, और बिल्कुल बेसिक से कवर कराया जाएगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको गणित आपने नहीं पढ़ी है ना, उस हिसाब से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। जीरो से क्लास स्टार्ट करें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आपकी गणित का सिलेबस है एलडीसी का ना। कुल इसमें 7 सेक्शन दे रखे हैं। उनमें से आज अपन स्टार्ट करेंगे ये वाला 4 नंबर, है ना। एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुजों की सर्वांग समता, निर्देशांक पद्धति, ये सारा का सारा टॉपिक जो है 4 नंबर पे, ये सारा का सारा टॉपिक अपन कवर करेंगे ना। तो आज अपनी ये पहली क्लास है। तो देखो, ये बताया ना, 4 नंबर पे ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे ना। एक बिंदु पर बनने वाले कोण क्या होता है, रेखाएं क्या होती है ना, सरल रेखाएं आकृति क्या होती है ना, त्रिभुज के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, समरूप त्रिभुज क्या होती है ना, निर्देशांक पद्धति क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, है ना, दो बिंदु के मध्य दूरी का आंतरिक व्यवहार्य विभाजन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे ना। तो आज अपना पहली क्लास है आज की। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना पेन और नोटबुक लेके बैठना है। जो जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, उनको आपको नोट डाउन भी करना है। सबसे पहले ये देखो कि बिंदु क्या होता है ना। सबसे पहले बिंदु क्या होता है ना। तो देखो, मैथ में इसको अपन क्या बोलते हैं, बिंदु। जो डॉट होता है उसे क्या अपन बोलते हैं, बिंदु बोला जाता है ना। और हर बिंदु का क्या होता है, कोई ना कोई नाम होता है ना। जैसे ये बिंदु है और इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ ए। इसी प्रकार से मान लो एक ये बिंदु है और इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ बी। बी कुछ बिंदु कुछ नहीं होता है, एक डॉट होता है ना। गणित में अपन जो डॉट रहता है ऐसे, उसे अपन क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। अगला देखो, रेखाखंड क्या होता है ना। ये दो बिंदु है मेरे पास। इस बिंदु का नाम है ए और दूसरे बिंदु का नाम है बी। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को यदि मैंने मिला दिया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। इसे बोलते हैं रेखाखंड। और हर रेखाखंड का नाम होता है। जैसे ए और बी बिंदु के मध्य रेखाखंड बना है, तो इस रेखाखंड का नाम है ए बी, और ऊपर लगा देंगे अपन बार। ये हो गया ए बी रेखाखंड। देखो, एक रेखाखंड, रेखा का वह भाग होता है जिसमें दो छोर बिंदु होते हैं ना। रेखाखंडों को उनके छोर बिंदु के नाम से लिखा जाता है। ये होता है आपकी रेखाखंड। उसके बाद में देखो, किरण क्या होती है ना। किरण में क्या होंगे, अपने पास दो बिंदु होंगे, ए और दूसरा बिंदु है आपके पास, ये है मेरे पास किरण। इसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। किरण में क्या होगा, तो एक बिंदु होगा वो नियत होगा, जबकि दूसरा बिंदु किरण के एक छोर पे होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं ए और बी को क्या बोलता हूँ, रेखाखंड बोलता हूँ, और यदि बी सिरे को मैं इधर आगे बढ़ाता जाऊं तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, किरण। किरण हमेशा एक ही दिशा में बढ़ती रहती है। जैसे आपने टॉर्च देखा होगा ना, बैटरी देखिए, बैटरी से जैसे ही आप बैटरी को ऑन करते हो तो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो एक ही दिशा में जाता है, तो उससे क्या बनती है, किरण बनती है। उसके बाद में रेखा। रेखा कैसे बनती है, जैसे मेरे पास दो बिंदु हैं ए और बी, मिला दिया तो ये बन गया रेखाखंड। इसको इस दिशा में बढ़ा दिया तो ये क्या बन गई, किरण। यदि मैंने इसको दोनों दिशा में बढ़ा दिया, ए और बी, तो मेरे पास क्या बन गई, ये एक रेखा। आया समझ में अभी तक। सबसे आसान से शुरू कर रहे हैं अपन, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसे क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। ये क्या है, मेरे पास एक बिंदु है, ये दूसरा क्या है, दो बिंदु है ना। दोनों बिंदु को मिला दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, इसे मैं बोलूंगा रेखाखंड। ये क्या हो गया मेरे पास, रेखाखंड। ठीक है। एक बिंदु को स्थिर रखा और दूसरे बिंदु को आगे बढ़ाता गया तो मेरे पास क्या बन गई, किरण बन गई। यदि इस बिंदु को भी मैंने इधर आगे बढ़ा दिया तो मेरे पास क्या बन गई, एक रेखा बन गई। चलो अब देखो, एक है प्रतिच्छेदी रेखाएं, किसे बोलते हैं। देखो, दो रेखाएं यदि आपस में काटे तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखा है, रेखा के हमेशा क्या होगा, ऐसे तीर होगा ना। ये दो रेखाएं, एक रेखा ये है और ये दूसरी रेखा है,
ये एक दूसरे को काटती है तो इन्हें क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। अब देखो ये जिस बिंदु पे काटती है उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है, इसे बोलते हैं बिंदु बोला। देखो क्या लिखा है, वे दो या दो से अधिक रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती है या मिलती है, इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो दो रेखाएं यदि आपस में काटती है तो उन दोनों रेखाओं को क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। अगला देखो, अगला है समांतर रेखाएं। देखो समांतर रेखाएं क्या होती है, यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटे तो उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। अभी पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखाएं, उसका यह मतलब है यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि दो रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है, आपस में कभी नहीं काटती तो उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। अब देखो समांतर रेखाओं में दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, ये दोनों रेखाओं के बीच हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो जितनी दूरी यहाँ पे है वही दूरी आपको यहाँ पे मिलेगी, वही दूरी यहाँ पे मिलेगी, वही दूरी यहाँ पे मिलेगी। जैसे रेल की पटरी, रेल की दो पटरियां होती है ना, ये दोनों पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती है, दोनों साथ साथ क्या है, आगे बढ़ती जाती है, और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ये क्या होगी, समांतर रेखा है। सबसे पहले अपन ने देखा बिंदु क्या होता है, बिंदु डॉट को बिंदु बोलते हैं। यदि आपने दो बिंदु को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, आपके पास रेखाखंड बन जाएगा। यदि एक बिंदु को आपने आगे बढ़ा दिया तो किरण बन जाएगी, दोनों बिंदुओं को आपने आगे बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगी, रेखाएं बन जाएगी। फिर अपन ने देखा कि रेखाएं भी दो प्रकार की होती है ना, एक वो रेखाएं जो आपस में काटती है उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, एक वो रेखाएं जो आपस में नहीं काटती है उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। आगे देखो, अब अपन पढ़ेंगे बहुभुज क्या होता है ना। भुज, बहु का मतलब होता है बहुत, है ना, और भुज, भुज का मतलब होता है भुजाएं। देखो परिभाषा क्या है, दो से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। देखो ये मेरे पास रेखाखंड है, एक दो, दो से अधिक होने चाहिए, ये तीन रेखाखंड है। बताओ ये बहुभुज है या नहीं है, ये बहुभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें है जो आकृति, बंद आकृति नहीं बन रही। दो से अधिक रेखाखंडों से बंद आकृति जो भी बनती है उसे क्या बोला जाता है, बहुभुज बोला जाता है। ये बहुभुज है या नहीं, ये बहुभुज है, तीन रेखाखंड है, एक दो और तीन, और मेरे पास क्या बन रही है, एक बंद आकृति बन रही है, इसे क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुभुज बोल रहा हूँ। ये मेरे पास बहुभुज है या नहीं, ये बहुभुज है, क्योंकि मेरे पास चार रेखाखंड है, दो से अधिक रेखाखंड है, और इनसे क्या बन रही है, एक बंद आकृति बन रही है, तो इसे क्या बोला जाता है, बहुभुज बोला जाता है। अब देखो बहुभुज के बारे में, ये जितने भी पॉइंट है जहां पे दो रेखाखंड मिलते हैं ना, इन्हें शीर्ष बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। जैसे मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी और डी, तो मेरे पास शीर्ष कितने हो गए, यदि मैं इसकी बात करूं, मैं शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष हो गए चार। कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। उसी तरीके से दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो भी होती है उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। इस रेखाखंड को बोला जाता है इसमें भुजा। क्या बोला जाता है, भुजा। चार रेखाखंड है तो भुजा कितनी होगी, चार, एक दो तीन और चार। इसकी भुजाएं कितनी होगी, इसकी भुजाएं होगी मेरे पास चार। भुजाओं के नाम क्या क्या है, ए बी भुजा है, फिर मेरे पास बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, और डी ए भुजा है। इनके नाम आप इंटरचेंज भी कर सकते हो ना, जैसे मैं ए बी को बी ए भी लिख सकते हो आप, बी सी को सी बी को डी सी भी लिख सकते हो, और इसको ए डी भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके बहुभुज बनेगा उसमें क्या होंगे, एक तो शीर्ष होंगे, आपको सबसे पहले पता करना है कि शीर्ष कौन कौन से हैं। उसके बाद में भुजाएं होंगी, तो आपको पता करना चाहिए कि उसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं, उन भुजाओं के नाम क्या क्या है। उसके बाद में ये देखो, ये मेरे पास जो शीर्ष है, इस शीर्ष के पास में ये वाला शीर्ष है बी शीर्ष, इन दोनों को बोला जाता है आसन शीर्ष। क्या बोला जाता है, आसन शीर्ष। पास पास के शीर्षों को क्या बोला जाता है, आसन शीर्ष बोला जाता है। जैसे ए का आसन शीर्ष कौन सा है, बी, उसी प्रकार से ए का आसन शीर्ष कौन सा है, डी। यदि मैं आपको पूछूं कि सी का आसन शीर्ष कौन सा है, ये सी है शीर्ष, इसका आसन शीर्ष कौन सा है, एक तो डी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, बी हो गया। आए समझ में, एक होते हैं शीर्ष, आसन का मतलब होता है नजदीकी, है ना। तो ए के नजदीक कौन कौन से हैं, बी, और ए कौन सा है, डी। उसी प्रकार से एक होती है आसन भुजाएं। देखो आसन भुजाओं का क्या मतलब है कि ए बी, ए बी भुजा की आसन भुजा कौन सी है, ए बी भुजा की आसन भुजा है ये वाली और ये वाली। आसन भुजाओं का मतलब होता है जो पास की भुजाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, आसन भुजाएं बोलते हैं। ए बी भुजा की आसन भुजा ये है, और दूसरी आसन भुजा कौन सी है ये।
अब देखो, हाँ, अपन ने बहुभुज देखा था, एक और बना लेते हैं बहुभुज आपके। ये मेरे पास एक कोई बहुभुज है। सबसे पहले ये पता करना है ये बहुभुज है या नहीं है। ये बहुभुज है क्योंकि इसमें दो से अधिक रेखाखंड है और दो से अधिक रेखाखंडों से बंद आकृति बन रही है, तो उसे क्या बोला जाता है, बहुभुज बोला जाता है ना। इस बहुभुज की भुजाएं कौन सी, इसमें 5 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं, ए बी भुजा है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक डी ई है और एक डी ए। ठीक है, इसमें सीट्स कौन कौन से हैं, 5 सीट्स हैं। 5 भुजाएं थी तो सीट्स कितने हैं इसमें, 5। ए बी सी डी। उसके बाद में आगे देखो, एक होती है आसन भुजाएं। आसन भुजाएं किसे बोलते हैं, ज्यामितिक में वो दो भुजाएं होती है जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर मिलती है और एक दूसरे से सटी हुई होती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। देखो ये उभयनिष्ठ शीर्ष है ना। यदि मैं इसकी बात करूं ए बी की आसन भुजा कौन सी है, ए ई। ए बी की आसन भुजा कौन सी है, ए ई। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं इसकी, ए बी की आसन भुजा एक ये भी है, देखो ना, ए बी की आसन भुजा कौन सी, दो आसन भुजाएं। एक तो ए बिंदु पे उभयनिष्ठ बिंदु है, उससे ए ही है। दूसरा बी एक उभयनिष्ठ बिंदु है, उससे कौन सी है, बी सी है। आसन भुजाएं आगे समझ में, जो पास की भुजा रहती है उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु रहता है, जहां पे भुजा मिलती है तो उसके पास वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं, आसन भुजाएं बोलते हैं। उसी प्रकार से आसन शीर्ष, आसन शीर्ष कौन सा हो गया, जैसे एक आसन शीर्ष ए के दो हैं, एक तो बी है आसन और एक कौन सा है ई। जो उसके पास के शीर्ष रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, आसन शीर्ष बोलते हैं। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है विकर्ण का, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। देखो विकर्ण कहते हैं ये किसी बहुभुज के दो गैर आसन कोनों को जोड़ने वाली रेखा होती है। अब देखो एक आसन कौन सा है, शीर्ष बी, और दूसरा कौन सा ई। कौन सा आसन नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। तो यदि मैंने ए को सी से मिला दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, विकर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को, विकर्ण मिलेगा। उसी प्रकार से यदि मैंने ए को डी से मिला दिया, ये एस को डी से मिला दिया, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, विकर्ण। कब मिलेंगे, वो दो शीर्ष जो आपस में आसन नहीं है उनको मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ये मेरे पास एक बहुभुज है, इनके नाम क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। इसका नाम है ए बी सी और डी। यदि मैं ए शीर्ष की बात करूं, ए शीर्ष में दो है इसके आसन शीर्ष, एक डी इसके पास में है, एक बी इसके पास में ना। एक आसन शीर्ष कौन सा है, सी नहीं है। यदि मैं ए और सी को मिला दूं तो मेरे को एक मिलेगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, विकर्ण बोलूंगा। ये क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। उसी प्रकार से बी का आसन शीर्ष सी है और दूसरा है ए। यदि मैं बी को डी से मिला दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, विकर्ण मिलेगा। बहुभुज आया समझ में, बहुभुज बोलते किसे, दो से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज बोला जाता है। हर बहुभुज में आपको शीर्ष मिलेंगे, भुजाएं मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि इसका शीर्ष आसन कौन सा है, शीर्ष सॉरी आसन भुजाएं कौन सी है और आपके पास विकर्ण कौन कौन। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको और इसके बारे में समझ बढ़ती जाएगी। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे कोण किसे बोलते हैं। दो किरणों रेखाओं के बीच एक ही बिंदु पर मिलने से बनने वाले झुकाव को कोण कहा जाता है। देखो मेरे पास ये दो किरणें है ना, ये एक किरण है, नाम दे देते हैं ना, ये ओ बिंदु है जहां पे ये दोनों मिल रही है, इसे उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है। ये पी है, ये यहाँ पे। अब देखो ये ओपी के ऊपर ओ क्यू कैसे झुकी हुई है ना, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोण। इसे क्या अपन बोलते हैं, कोण। जो झुकाव होता है उसी झुकाव को ही क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है ना। मान लो ये ओ क्यू है, इसके पास आती जाए ना, ऐसे पास आती जाए। मान लो ओ क्यू यहाँ पे आ जाए तो झुकाव आपका इसका कम हो गया। झुकाव कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोण भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, मान लो ओ क्यू ऐसे बढ़ती जाए धीरे धीरे ना, इससे दूर होती जाए तो झुकाव क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो कोण भी क्या है, और ज्यादा बढ़ता जाएगा। आई समझ में। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। ये दो रेखाएं हैं, ये ओ है, ये बिंदु पी है, ये बिंदु, जैसे अपन ने दिया था, हाँ शीर्षों के नाम होते हैं, भुजाओं के नाम होते हैं, उसी प्रकार से कोण के भी नाम होते हैं। अब देखो इस कोण का नाम है, जब भी आप कोण लिखो तो सबसे पहले ऐसे लिखना है, ये कोण का साइन होता है। फिर देखो पी ओ क्यू, ये हो गया कोण का नाम। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोण क्यू ओ पी। जिस बिंदु पे दोनों रेखाएं मिलती है वहीं पे कोण बन रहा है, तो इसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। यहाँ पे ओ बीच में है और यहाँ पे भी ओ बीच में।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोण ऐसे लिख रहे हो या फिर कोण ऐसे लिख रहे हो। आगे समझ में। अगली चीज, कोण को मापने के लिए अपन या तो डिग्री का इस्तेमाल करते हैं या फिर रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये मैंने लिखा इन दोनों के बीच बनने वाला कोण मान लो है 60, तो 60 के आगे मैं छोटी सी ऊपर बिंदी लगाऊंगा, इसका मतलब 60 क्या है, डिग्री है। 60 क्या है, डिग्री। या तो इसे मैं डिग्री में लिख सकता हूं या फिर रेडियन में लिख सकता हूं। देखो डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है ना, 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है। यदि आप 360 डिग्री लिखना चाहो या फिर उसको क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हो ना। अपन आगे सीखेंगे कि हर कोण को अपन लिखना सीखेंगे ना, एक तो डिग्री में लिखेंगे, दूसरा रेडियन में लिखेंगे। देखो यदि मेरे को 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन है, तो 360 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 डिग्री गुणा 360 बराबर 360 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। यदि मेरे को 1 डिग्री बराबर चाहिए, 1 डिग्री बराबर 360 इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई 360 रेडियन। 2 का भाग दूं, ऊपर बचेगा पाई, नीचे बचेगा 180। 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बट्टा 180 रेडियन। ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई गुणा पाई बट्टा 180 रेडियन। ये आपको याद रखना है। कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या अपन क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब देखो बहुत सारे कोण हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में सीधे सवाल भी आ जाते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला कोण होता है समकोण। वह कोण होता है जिसका माप ठीक 90 डिग्री होता है। देखो ये मेरे पास एक रेखा है, तो ये यहां से काट रही है ना, और ये वाला कोण बन रहा है, मान लो ये कितना है, 90 डिग्री। तो इसे 90 डिग्री की जगह क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। या तो समकोण बोल दो या फिर 90 डिग्री बोल दो। इसका मतलब ये है कि इस कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। इसे क्या बोला जाता है, समकोण। दूसरा होता है ऋजु कोण। वह कोण जिसका मान ठीक 180 डिग्री होता है। देखो ये है, ये हो गया 180 डिग्री। एक रेखा कितना कोण इससे बनते 180 डिग्री। देखो कोण को ऐसे समझो ना, हाँ मान लो आप उत्तर दिशा में आपका मुंह है और आपने पूर्व दिशा में कर लिया है, तो आप कितना घूम गए, आप 90 डिग्री घूम गए हो ना। और आपने यदि दक्षिण दिशा में मुंह कर लिया अपना, देखो समझो इसको, यहां से ये मेरे पास उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है ना, ऐसे ही होगा या फिर उल्टा होगा, कोई नहीं, उल्टा होगा तो आपको चेक करना। देखो यदि मैं उत्तर से इधर घुमा तो मैं 90 डिग्री घूम गया, कितना घुमा, 90 डिग्री। यदि मेरा उत्तर मुंह था और अब मेरा दक्षिण मुंह हो गया, तो अब मैं कितना घूम गया, कितना कोण घूम गया, मैं 180 डिग्री घूम गया। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। यदि मैं वापस यहाँ पे आ गया तो मैं कितना घूम गया, 270 डिग्री। और यदि मैंने एक चक्कर पूरा लगा लिया ऐसे घूम के, तो मैं कितना घूम जाऊंगा, 360 डिग्री। कितना घूम जाऊंगा, 360 डिग्री। देखो इधर, यदि कोण 90 डिग्री है उसे क्या बोला जाता है, समकोण। यदि मेरे पास कोण 180 डिग्री, इसका मतलब एक बच्चा है, उसका मुंह इधर था, सबसे पहले वो इधर घुमा, उसका मुंह 90 डिग्री घूम गया, फिर उसने मुंह अपना इधर कर लिया ना, तो उसने कितना कोण कवर किया, 180 डिग्री, जिसे क्या बोला जाता है, ऋजु कोण बोला जाता है। अगला देखो, अगला है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, देखो वह कोण होता है जिसका मान ठीक 360 डिग्री होता है ना, चारों ओर चक्कर लगाने पे होते हैं, इसे संपूर्ण कोण भी बोला जाता है ना। पूर्ण कोण को संपूर्ण, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था समकोण। समकोण का ये मतलब हुआ कि एक बच्चा जिसका मुंह इधर था, उसने मुंह इधर कर लिया है, तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बोलते हैं, समकोण। ये यदि वो इधर मुंह था, सबसे पहले उसने इधर किया, फिर वापस इधर मुंह कर लिया, तो कितने डिग्री घुमा वो, 180 डिग्री। फिर देखो बच्चे का मुंह इधर था, सबसे पहले उसने इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर वापस इधर किया, मतलब ये पूरा घूम के यहाँ से यहाँ तक वापस यहाँ पे आ गया, तो कितना डिग्री घुमा है, 360 डिग्री। आ रहा है क्या, आ रहा है समझ में। तीन तरह के कोण देखें। उसके बाद में है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं।
अब देखो ये क्या होता है, 90 डिग्री वाला समकोण, 90 डिग्री है ना, वह कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में हो, 90 नहीं हो, 90 से कुछ कम हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, न्यून कोण बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। कि ऐसा कोण जिसका मान 0 से लगा के 89 पॉइंट समथिंग समथिंग हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, न्यून कोण बोलते हैं। मतलब 0 से लगा के 90 से कम, उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। उसी प्रकार से एक होता है अधिक कोण, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। देखो ये 90 डिग्री वाला क्या हो गया, समकोण, 180 वाला ऋजु कोण, इनके बीच में जो भी कोण आएगा उसे क्या बोलेंगे अपन, अधिक कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन, अधिक कोण बोलते हैं। उसके बाद में है परिवर्ती कोण, वह कोण होता है जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। देखो ये 90 डिग्री है, इसे अपन क्या बोलेंगे, समकोण, इसे अपन क्या बोलेंगे, समकोण। ठीक है, यदि मेरे पास 180 डिग्री है, उसे अपन क्या बोलेंगे, ऋजु कोण, इसे क्या बोलेंगे अपन, ये कितना हो गया, 180 डिग्री। यदि मैं पूरा चक्कर लगा लिया यहाँ पे तो कितना बन जाएगा कोण, 360 डिग्री, उसे बोला जाता है पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण। उसके बाद में ये देखो मेरे पास ऋजु कोण और इसके बीच का कोण कौन सा आएगा, उसे बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, इसे बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। तब इसका मान कहां से कहां तक होगा, 180 से 360 के बीच हो। उसी प्रकार से यदि मेरे पास समकोण और ऋजु कोण है, इनके बीच का है, तो उसे अपन बोलते हैं अधिक कोण। इसे कौन सा कोण बोलते हैं, अधिक कोण। और इस कोण का मान होगा अपने पास 90 से लगा के 180 डिग्री के बीच। ठीक है, अब देखो 0 से 90 वाले है, 0 से 90 वाला है, इसे बोलते हैं अपन न्यून कोण। इसे क्या बोलते हैं अपन, न्यून कोण बोलते हैं। और इसका मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लगा के 90, 90 से कम होता है। अब देखो इसमें ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम होना चाहिए, 180 से बड़ा है लेकिन 360 से क्या है, कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ने 6 कोण पढ़े, है ना। ये आप कहीं पे लिख लेना कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में आपको पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद में एक है लंब रेखाएं, है ना। तो लंब रेखाएं क्या होती है, वे दो रेखाएं होती है, अभी तक अपन ने दो तरह की रेखाएं पढ़ी है। एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे रेखाएं जो आपस में काटती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। वो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटती उन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं और दूसरी कौन सी है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब अपन पढ़ रहे लंब रेखाएं। देखो लंब रेखाएं एक प्रकार की क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, मतलब एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को काटेगी। लेकिन जो कोण है वो क्या बनेगा, समकोण बनेगा। मतलब कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखो ये जो समकोण है उसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे कोण बनाएगा। और बाकी के कोण अपन ऐसे बनाते हैं, समकोण को कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो इसे क्या बोला जाता है, लंब रेखाएं। तो ये एक दूसरे की क्या है, लंब रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि एक दूसरे को काट रही है। और प्रतिच्छेदी में कौन सा प्रकार की है, ये लंब रेखाएं, रेखाएं, लंब रेखाएं। वो रेखाएं जो दोनों को एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काटे उसे क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं बोलते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरे पास कोई भी रेखा है ना। ये रेखा यहाँ पे कोण कितना बना रही है, 180 डिग्री। कितना बना रही है, 180 डिग्री। किसी भी रेखा को यदि आपने दो भागों में बांट दिया है ना, आगे वाले पेज पे, ये मेरे पास कोई भी रेखा है ना। इस रेखा को मान लो लंब रेखा से काट दिया, लंब रेखा से काट दिया, इसका मतलब ये हुआ काट देगा ना। ये वाला कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब मेरे को ये बताओ, ये रेखा यहाँ से लगा कि यहाँ तक कोण कितना कोण बना रही है, 180 डिग्री। कितना कोण बना रही है, 180 डिग्री। 90 ये रहा, तो बाकी बचा क्या, यहाँ पे 90 डिग्री। आ रहा है समझ में। वापस देखो मेरे पास एक रेखा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है ऐसी। इस रेखा ने इसको ऐसे काटा, है ना। मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना होगा, बताओ। एक रेखा कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना कोण बना रही है, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 60। तो 180 में से 60 निकाल दो, ये कोण कितना बचा, 100। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। वापस देखो, ये एक रेखा है, एक रेखा इसको ऐसे काट रही है, एक रेखा इसको ऐसे काट रही है ना। ये वाला कोण है 60 डिग्री, ये वाला कोण है 40 डिग्री।
और आपको पूछा है कि ये वाला कोण कितना होगा, बताओ देखिए ये वाला कोण कितना होगा। एक रेखा पूरा कोण कितना बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 इसके पास गया, 40 इसके पास गया, तो बचा कितना 80 डिग्री। चाहे कितने ही भागों में काटे, समझ में आना चाहिए कि एक जो सरल रेखा होती है उसका कोण होता है 180 डिग्री। ये सरल रेखा है, चलो इसको 4 भागों में काट दिया ना। ये वाला कोण है 60, ये वाला कोण है 20, ये वाला कोण है 30, ये वाला कोण है 10। तो आपको पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा, बताओ देखें ये वाला कोण कितना होना चाहिए। देखो इस सरल रेखा का यहां से लेके यहां तक का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो 60 और 20 कितने हो गए 80, 80 और 30 120, सॉरी 60 और 20 80, 80 और 30 कितने हो गए 110, 110 और ये कितने हो गए 120, 180 में से 120 निकाल दो, कितना बचेगा, ये कोण कितना हो गया 60। आगे समझ में। देखो मैथ में क्या रहता है कि आप लोगों को जनरली अपन क्या करते हैं कि सवालों को रटते हैं या फिर कॉन्सेप्ट को रटते हैं। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, अपन ने आज की क्लास में क्या देखा, बहुत आसान आसान चीजें देखी ना। रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी रहती है उसे रेखाखंड बोलते हैं ना। वहां पे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था कि जिसको आप आगे लगा सको ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही बन रहा है, दो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं और किसी भी रेखा का ये वाला कोण कितना रहता है 180 डिग्री बनता है ना। जब भी आप रेखा देखो तो उसका ये देखो कि उस रेखा कितना कोण बना रही है, 180 डिग्री कोण बना रही है। उसके बाद में ये देखो दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो कितना कोण हो जाएगा 90। ये भी कितना हो गया 90, लंबवत काट रही है ये भी कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90। तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, फिर जो भी कॉन्सेप्ट आपको आता है उसको सिर्फ अप्लाई करना है, उसको रटना नहीं है कि आपने एक चीज सीखी है तो उसको क्या करना है अप्लाई करना है। उसके बाद में देखो एक होता है जिसे क्या बोला जाता है पूरक कोण बोला जाता है। पूरक कोण किसे कहते हैं, उन दो कोणों को कहते हैं जिनका योग हमेशा 90 डिग्री होता है। ये कोण मिलकर एक समकोण बनाते हैं। मतलब पहली चीज ये होगी कि पूरक कोण के लिए आपको कितने कोण चाहिए, दो कोण चाहिए। दो कोण चाहिए, ये पहला कोण है और दो कोण है ना। एक 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री है। बताओ ये पूरक कोण है या नहीं है, कैसे पता लगोगी, दोनों कोणों को जोड़ दो, 30 और 60 को जोड़ा तो मेरे को क्या मिला 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे क्या बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं पूरक कोण। मान लो परीक्षा में सवाल आ जाए कि आपके पास 55 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 55 में कितना जोड़ेगी 90 हो जाएगा ना, तो निकाल लो। ये कितना बचा 5 और ये कितना हो गया 35। तो 55 का पूरक कोण कितना हो गया 35 डिग्री। पूरक कोण में दो कोण होने चाहिए और दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन्हें क्या बोलते हैं पूरक कोण बोला जाता है। अब देखो इनके पूरक कोण ज्ञात करना है ना। आपको कितना दे रखा है 20 डिग्री दे रखा है, इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 20 निकालो कितना हो जाएगा 70। तो इसका पूरक कोण कितना होगा 70 डिग्री। उसके बाद में ये देखो ये कोण कितना दे रखा है 63 डिग्री है ना। इसका पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 63 निकाल दो, ये कितना बच गया 7, 27 डिग्री। इसका पूरक कोण कितना हो गया 27 डिग्री। इसी प्रकार से ये देखो कितना दे रखा है 57 डिग्री, इसका पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 57 निकाल दो, कितना बच गया यहाँ 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। पूरक कोण के आपको सवाल पूछ सकते हैं कि पूरक कोण में आजकल जो आपके सवाल आ रहे हैं ना बहुत सारे आपको ऑप्शन देंगे, उनमें से एक क्लिक करना होता है। अगला होता है संपूरक कोण। अगला कौन सा होता है संपूरक कोण। वे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री होता है उन्हें क्या बोलते हैं संपूरक। अब देखो एक होता है पूरक, पूरक में दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। एक होता है संपूरक। अब देखो पूरक और संपूरक में से ज्यादा आ गया ना, मतलब से बड़ा हो गया ना, संपूरक बड़ा हो गया। इनमें दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। परीक्षा में सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है ना। आपको कथन के रूप में दे देंगे कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, सही है या गलत है। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सही है या गलत। अब देखो ये अच्छा सवाल है, देखो आपको ट्राई करना है, वीडियो को पोज करके ट्राई करना है कि ये सवाल आप कर पाते हो या नहीं। ये एनसीईआरटी का सवाल है। क्या दो ऐसे संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, देखो आपको ये पता करना है कि संपूरक के दोनों कोण इनमें से हो सकते हैं क्या। दोनों न्यून कोण हो सकते हैं क्या, दोनों अधिक कोण हो सकते हैं क्या, या फिर दोनों समकोण हो। बताओ देखिए संपूरक के दो कोण होंगे, संपूरक में दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको ये पूछा गया है क्या दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं, या फिर दोनों कोण समकोण हो सकते हैं। देखो न्यून कोण का ये मतलब है
उसका मान क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब देखो दोनों कोणों का मान यदि 90 डिग्री से कम हुआ तो 90 और 90 180 होते हैं, 90 से कम हुआ तो ये 180 से कम आएगा। ये कितना आएगा, 180 से कम। 180 चाहिए तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद में देखो अधिक कोण वो कौन से होते हैं, जिनका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। मतलब प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा ना, क्या होगा, ज्यादा होगा। ये 90 से ज्यादा और दूसरा भी 90 से ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा। अपन को कितना चाहिए, फिक्स 180 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में देखो समकोण, समकोण में मान कितना होगा, 90 डिग्री, दूसरे का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री, दोनों कितने हो गए, 100। है सवाल समझ में? तो इस तरह के सवाल आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। अब देखो अगली एक टर्म है जिसे बोला जाता है आसन कोण। हाँ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, है ना? ये मैथ की क्लास है, आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखना है। हाँ, मैंने सिर्फ आज की पूरी क्लास में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया जो आपको याद रखना है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सरल रेखा है उसको कोई भी रेखा काटे, है ना, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ये रेखा कितना कोण बना रही है, यहाँ से 180 डिग्री, और पूरा कोण कितना बना रही है, काटने के लिए। फिर आपको 6-7 कुछ कोणों के नाम बताए, समकोण कौन सा होता है, ऋजु कोण कौन सा होता है ना, उन सब कोणों को आपको याद रखना है कि कौन सा होता है, न्यून कोण कौन सा होता है, अधिक कोण कौन सा होता है ना। उसके बाद में अब देखो, अब है आसन कोण। आसन, अपने आसन शीर्ष देखें, आसन शीर्ष कौन से होते हैं, पास पास के शीर्ष को आसन शीर्ष बोलते हैं। आसन भुजाएं देखिए, पास पास की भुजाओं को क्या बोलते हैं, अपन आसन भुजाएं बोलते हैं। उसी प्रकार से अब है आसन कोण। देखो आसन कोण वो दो कोण होते हैं, उनमें 3 कंडीशन है। पहली, जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब देखो ये है उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ये दो कोण है, एक और दो। ये उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ये बीच में है ना, दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ये कंडीशन सही है। एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ये वाली भुजा, दोनों में कॉमन है। इसका कोण ऐसे बन रहा है और इसका कोण ऐसे बन रहा है, और दोनों कोण इस भुजा से बन रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी, ये भी सही हो गया। उसके बाद में जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। ये उभयनिष्ठ नहीं है, ये एक तरफ है और ये दूसरी तरफ है। इसमें एक ये भी चीज है, वे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ओवरलैप का मतलब ये है कि कभी भी सेम तरीके से, ओवरलैप का मतलब है कि ओवरलैप नहीं करनी चाहिए ना, अभी बताएंगे ओवरलैप का आगे मतलब क्या होगा। देखो तो कोण 1 और 2 क्या हो गए, आसन कोण। कौन से कोण हो गए, आसन। आसन कोण की 3 कंडीशन है। पहली चीज, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए, एक कॉमन भुजा होनी चाहिए, और जो बाकी की भुजाएं दोनों एक तरफ होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब देखो ये डायग्राम है, शायद दिख रहा है आप लोगों को, सही नहीं दिख रहा है तो मैं ये है मेरे पास कोण 2, ये है मेरे पास कोण 1। आपको ये बताना है कि 1 और 2 कोण आसन कोण है या नहीं है ना। तो सबसे पहले देखो इनकी ये क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष है ना, यहां से बन रहा है। उसके बाद में ये कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा। ये वाला कोण इस पे बन रहा है और ये वाला कोण इस पे बन रहा है ना, और ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा की तरफ है, ओवरलैप भी नहीं है ना, तो ये क्या हो गए, आसन कोण। ये क्या हो गए, आसन कोण। उसके बाद में ये वाला देखो ना ऐसी कुछ आकृति बन रही, ये है एक, ये है, तो ये पता करना है कि आसन कोण है या नहीं है। देखो पहली चीज, ये इनका हो गया उभयनिष्ठ शीर्ष, और ये कौन सी होगी, उभयनिष्ठ भुजा, ये बीच की भुजा होगी ना। देखो पहला वाला कोण इस पे ऐसे बन रहा है और दूसरा वाला कोण ऐसे बन रहा है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गए, आसन कोण हो गए। उसके बाद में देखो ये वाला सवाल है ना, ये है कोण 2, है कोण। आपको ये पता करना है कि दोनों आसन कोण है या नहीं है। बताओ देखिए आसन कोण है या नहीं। यहाँ पे तो पहली कंडीशन ही नहीं मिल रही है ना। देखो इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये है और इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये है, तो ये आसन कोण नहीं है। उसके बाद में देखो ये वाला ये डायग्राम देखो, इससे समझ में आएगा आपको ना। 3 रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण है उसे बोला गया है 2, और जो अंदर वाला कोण है उसे बोला गया है 1। आपको ये बताना है कि 1 और 2 आसन कोण है या नहीं है। देखो पहली चीज, ये हो गया उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिल्कुल सही बात है। ये होगी उभयनिष्ठ भुजा, देखो देखें उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं है। अब देखो इसमें ओवरलैप वाली चीज समझ में आएगी ना। पहला कोण यहाँ पे है और दूसरा कोण भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला सेक्शन पहले और दूसरे कोण में कॉमन है। मतलब पहले कोण में भी ये चीज कवर हो रही है और दूसरे कोण में भी ये चीज कवर हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। तो एक तरह से आसन कोण
आया समझ में? कभी भी दोनों कोण ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अब देखो इसमें ये वाला कोण यहाँ बन रहा है, ये वाला यहाँ बन रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा ना। मान लो पहले वाला कोण यहाँ बनने लग जाए तो ये दो के साथ ओवरलैप होगा, मतलब जो दो में है वो हिस्सा एक में भी रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं ओवरलैप। उस केस में ये क्या होंगे, आसन कोण नहीं होंगे। चलो अब अपन देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। बहुत सारे कोण पढ़ लिए आज, है ना। हाँ तो एक दो क्लास और लगेगी, अपना जो कोण और रेखाओं का पूरा जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा ना। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं ना। देखो एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं जहां पे काटेगी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, और इसे क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख। इस कोण को क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। मान लो ये है मेरे पास 70 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होगा, 70 डिग्री। इसे बोलते हैं शीर्षक। वह कोण जो दो रेखाओं की एक दूसरे को काटने पर आमने सामने बनते हैं, ये कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आ गया समझ में? चलो एक सवाल देखते हैं ना। एक रेखा है, ये है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। आपको इस कोण का मान बताना कि इस कोण का मान क्या होगा। देखो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इस कोण का मान भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यदि मैं पूछूं मेरे को इस कोण का मान बताना है तो क्या होगा, बताओ क्या बताओ। एक रेखा कितना कोण बना रही है, 180 डिग्री, 60 इसने बना लिया, तो ये कोण कितना बचा। आए समझ में? अभी तक दो कॉन्सेप्ट देखें। एक रेखा के साथ बनने वाला यहां से कोण कितना होता है, 180 डिग्री, और एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब दो रेखाएं आपस में काटती है तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, आपस में हमेशा बराबर होंगे, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख। उसके बाद में देखो संगत कोण क्या होता है ना, ये लास्ट है संगत कोण। उसके बाद में यदि आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहे हो तो उसको एक बार वीडियो को वापस देखना ना, सबको समझ आ जाए। वे कोणों के जोड़े होते हैं, ये तब बनते हैं जब एक तीरक रेखा दो अन्य रेखाओं पर को काटती है। ये कोण तीरक रेखा के एक ही ओर बनते हैं। देखो क्या बोल रहा है, पास दो समांतर रेखाएं, मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये समांतर रेखा है, दूसरी ये समांतर, और एक रेखा काट रही है, इसे बोला जाता है तीरक रेखा, है ना। तो ये बोल, और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, इसे क्या बोला जाता है, संगत कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। मतलब ये जो कोण है उसका मान और इसका मान दोनों को क्या होगा, बराबर, उसे क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। उसके बाद में देखो दो तीन सवाल हैं आप लोगों को करने हैं। देखो एल और एम दो रेखाएं, एक एल और एम दोनों क्या है, समांतर है। समांतर को ऐसे लिखा जाता है ना, दो डंडियां लगे जाती। आपको ये पूछा है एक्स का मान बताओ, एक्स का मान क्या होगा, बताओ। देखिए एक्स का मान क्या होगा ना, बहुत सारे तरीके हैं एक्स का मान निकालने के। सबसे पहले ये देखो, एक्स का मान बाद में निकालेंगे, उससे पहले ये देखो, ये रेखा है, कोण 110 डिग्री है, तो आपको बताना कि ये कोण कितना होगा। रेखा कोण का कितना बनाती है, 180 डिग्री, 180 में से 110 इसने ले लिया, तो ये कितना बचा, 70 डिग्री। कितना बचा, 70 डिग्री, आसान है। उसके बाद में देखो ये दो रेखाएं हैं, ये और ये एक दूसरे को काट रही है, ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110। ये 70 है तो ये कितना होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद में ये देखो ये दोनों रेखाएं यदि समांतर है और एक रेखा इनको काटे तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 70 है तो ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री। ये 70 है तो सामने वाला कितना हो गया, 70। ये है 110, सामने वाला कितना, आए समझ में? अब देखो दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है ना। त्रिभुज ए बी सी 70 डिग्री का है ना। ये कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री दे रखा है। उसके बाद में आपको पूछा है डी जी सी, कहाँ है डी जी सी, डी ई और सी, आपको ये वाला कोण निकालना है। अब देखो पहली चीज, यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये और ये समांतर रेखाएं, तो ये रेखा इन दोनों को काट रही है। एक ही साइड बनने वाले कोण क्या रहेंगे आपके पास, समूह कोण रहेंगे। ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 70 डिग्री। उसके बाद में डी ई एफ, कहाँ है डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखो यहाँ पे ये दो रेखाएं हैं, इनको ये रेखा काट रही है, एक साइड बनने वाला ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, डिग्री। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, ये पहली क्लास थी आपकी। आगे की क्लास में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट आज अपन ने पढ़े हैं वो कल से रिपीट करूंगा वापस, कि अपन ने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिनको आपकी परीक्षा में आ सकता है ना। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना होता गणित में कि आप 1000 चीज़ें याद करके जाओ। गणित में आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है ना, चीज़ों को समझ के एक कॉन्सेप्ट पे यदि आपने 3 सवाल भी लगा लिया ना,
तो वो बहुत ज़्यादा है ना, उसके बाद में आपको नहीं लगाना ना। तो 3 सवाल से आपको समझ में आ जाएगा ना। यदि आपने गणित पहले पढ़ लिया एग्जाम से, तो लास्ट में आपको रिवीजन की बहुत कम जरूरत है ना। एक एक कॉन्सेप्ट पे यदि आप एक एक सवाल भी लगाओ है ना, तो मुश्किल से 8-10 घंटे में पूरी की पूरी गणित है वो निकल जाती है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में मिलते हैं।